नमस्कार। देखिए, इससे पहले की वीडियोज़ में हम लोगों ने जो दाब-वाब का था उससे रिलेटेड चीज़ें जानी थी और ये जो टॉपिक है आपका ये जो आपका 6th चैप्टर है, इसी से रिलेटेड है और इसमें आज हम लोग जानेंगे जो आपका सरफेस टेंशन होता है, उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए सरफेस टेंशन की शुरुआत कहाँ से होती है, इससे पहले हम लोगों को जानना होगा क्या, जो हमारा आणविक बल होता है। देखिए कि होता क्या है कि जो भी द्रव है आपका, ठीक है, उसमें कई सारे बल लग रहे होते हैं हमारे, ठीक। तो उसी में जो आपके 2 मुख्य बल होते हैं, एक होता है आपका आसंजक बल, फोर्स ऑफ एडिशन, ठीक है, अथवा एडिशन फोर्स, और एक आपका होता है सासंजक बल, फोर्स ऑफ कोहेशन अथवा कोहेसिव फोर्स, ठीक है। और इसमें होता क्या है, तो देखिए हम लोग जानेंगे आसंजक बल क्या होता है और इसके बाद हम लोग जानेंगे सासंजक बल क्या होता है, ठीक है, सासंजक बल। तो देखिए होगा क्या कि जो अगर आपके 2 विभिन्न अणुओं के मध्य आकर्षण बल लग रहा है, ठीक, तो हमारा कैसा बल हो जाएगा, वो हमारा बल हो जाएगा आसंजक बल। मान लिया कि एक हमारे पास अणु है, ये ग्रीन कलर से जो है इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं ये, और जो दूसरा अणु है वो हमारा है रेड कलर से, ठीक। अब इनके बीच जो बल लगेगा, आकर्षण बल, कैसा बल, आकर्षण बल, ठीक है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यदि दोनों डिफरेंट कलर के हैं तो ये जो हमारा बल होगा ये कौन सा कहलाएगा, आसंजक बल कहलाएगा, ठीक। अब मान लिया हमने, क्या माना कि जो हमारे पास ये मान लिया कि जो ये एक अणु हो गया ए मान लिया इसको, और इसको मान लिया हमने दूसरा है, परंतु ये भी क्या है, ए ही है, ठीक है, दोनों समान है, दोनों सेम कलर है, और जो दोनों का अंदर का मॉलिक्यूल है वो भी सेम है मान लिया। तो ये दो समान हो गए, अगर इनके मध्य आकर्षण बल लग रहा है तो वो हमारा बल हो जाएगा, सासंजक बल हो जाएगा। और यदि मान लिया ये डिफरेंट होता, ये ए था और ये बी होता, तो अब ये दोनों जो 2 अलग-अलग मॉलिक्यूल हैं, तो इनके जो मध्य आकर्षण बल लगेगा वो हमारा आसंजक बल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये थ्योरी देख लेना है कि आणविक बल हमारा 2 प्रकार का था, एक सासंजक बल और एक आसंजक बल। आसंजक देखिए नाम से समझ में आ रहा है ना, आप जो इसका नाम है क्या, आसंजक, अब इसका जो आ आया इसको आप मान सकते हैं क्या, असमान, ठीक। और जो आपका ये आया सासंजक, तो इसका जो पहला सा है इसको आप क्या मान लीजिए, समान। आप इसी से इसको याद रख सकते हैं। आसमान मतलब सॉरी, आसंजक मतलब असमान अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, सासंजक मतलब समान अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है। अब तो आपको याद रहेगा। तो ये है आपका क्या है कि 2 विभिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं, आसंजक बल कहते हैं। जैसे कि जल कांच की सतह को अधिक गीला करता है, मतलब क्या हुआ कि जो जल का अणु हुआ और जो कांच का अणु हुआ दोनों अलग अलग हैं, परंतु होगा क्या कि इनके बीच का आकर्षण बल अधिक है, अतः जो आपका जल है वो कांच की वस्तु पे चिपक जाता है, ठीक। और यहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर वहाँ पे पारा है, तो पारा जो है वो कांच की वस्तु पे नहीं चिपकता है। क्यों नहीं चिपकता है कांच की दीवार पे, क्योंकि जो उस उनके मध्य जो आसंजक बल है वो कमज़ोर है, ठीक। आइए अब देखते हैं सासंजक बल। तो आपको इससे पहले बताया जा चुका है कि 2 समान पदार्थों के अणुओं के मध्य माफ़ कीजिएगा, इसको मैं थोड़ा पतला कर देता हूँ साइज इसका, अब सही रहेगा ये, ठीक है, कि 2 समान पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को सासंजक बल कहते हैं। फिर याद रखना, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, सासंजक मतलब सा जिसका जो है मतलब वो समान, ठीक। और अगर आसंजक में आएंगे तो इसका मतलब आ से मतलब आसमान कर लीजिएगा, ठीक है। आकर्षण बल दोनों में है, परंतु एक में समान अणुओं के मध्य है, एक में असमान अणुओं के मध्य, ठीक। जैसे कि क्या है कि पारा कांच की सतह को बिल्कुल गीला नहीं करता है। क्यों नहीं करता, कि जो पारा है उसका सासंजक बल इतना अधिक है कि दीवार से वो चिपकता ही नहीं है, ठीक, ये चीज़ है। अब देखिए क्या है कि ठोस पदार्थों के अणुओं के मध्य अत्यधिक सासंजक बल के कारण ही ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित रहता है। मतलब जो है बहुत ज़्यादा उनके मध्य जो है सासंजक बल होता है ठोस में, द्रव में उससे होता है, गैस में समझ लिया होता ही नहीं है। तो ना ही आकार निश्चित है, ना ही इनका आयतन निश्चित है, ठीक है। ये है, ये देखिए यहाँ पे इसके माध्यम से आपको बताया गया है कि ये हमारा देखिए दोनों सेम अणु है, ठीक है। जैसा ये लड़का है वैसा ये भी सेम लग रहा है, एकदम जुड़वा। तो इनके जो मध्य बॉन्डिंग है वो कोहेसिव फोर्स है,
ससंजक बल। कैसी? ससंजक। और देखिए इसमें क्या है, असमान है, इसमें क्या है, असमान है, ये अलग ये अलग है, तो ये क्या है हमारा, असमान है, तो ये आसंजक बल हो जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्या है, इनकी मॉलिक्यूलर रेंज क्या होती है, वह अधिकतम दूरी जहाँ तक कोई अणु पर आकर्षण बल प्रत्यारोपित कर सकता है। मतलब चलिए पूरा पढ़ लेता हूँ। अच्छा, आणविक सीमा कहलाती है। द्रवों तथा ठोसों के लिए आणविक सीमा का मान लगभग 10⁻⁹ मीटर होता है। मतलब क्या हुआ, या एक 10 एंगस्ट्रॉम होता है। मतलब क्या हुआ इसका, कि जैसे मान लिया हमारा एक ये अणु है, ठीक, ये किसी और ये दूसरा अणु है, अगर इनके मध्य की दूरी 10⁻⁹ मीटर है अथवा इससे कम है, ठीक, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। परंतु यदि जो एक अणु है और एक ही अणु है, अगर इसकी जो दूरी है 10⁻⁹ से क्या है, ज़्यादा है दूरी, ठीक है, जो इसकी दूरी है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे। ठीक, यही हमारी क्या है, मॉलिक्यूलर रेंज है। कितनी होती है, 10⁻⁹। आप इसको याद रखिएगा, 10⁻⁹। फिर अब जो आपका मेन टॉपिक था क्या है हमारा, सरफेस टेंशन। किसी द्रव की छोटी बूंद सदैव गोलाकार आकार ग्रहण करने का प्रयास करती है, अतः किसी निश्चित आयतन के लिए गोले का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है, जिससे द्रव की बूंद सदैव न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने का प्रयास करती है हमारी। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए जो आपकी द्रव होती है, ये मतलब कोई भी आपका द्रव हो गया, ठीक है, लिक्विड जैसे शहद या जल हो गया आपका, तो क्या होगा, ये इसकी जो छोटी से छोटी बूंद है वो क्या कोशिश करेगी कि वो गोल आकार की हो जाए। कैसी हो जाए, गोल आकार की, ऐसा नहीं कि वो चौकोर हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए जब आपकी किसी भी वस्तु का छोटा आकार होगा, मतलब छोटा आयतन होगा या न्यूनतम आयतन की जब भी हम बात करेंगे, तो वो शेप कैसा होगा, गोलाकार का होगा। इसीलिए जो आपकी बूंद होती है वो किस प्रकार का शेप ग्रहण करती है, गोलाकार का। ठीक, तो होता क्या है कि न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने का प्रयास करती है, इसी कारण द्रव की सतह एक प्रकार से तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करती है। द्रव का यह तनाव ही क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। अब देखिए, अब बात समझिएगा कि जो आपका द्रव है वो क्या होगा, न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की कोशिश करेगा, जिस वजह से जो उसकी ऊपरी सतह है ये तनी हुई व्यवहार करेगी, तना हुआ लगेगा कि झिल्ली की भांति। और ये जो तना हुआ व्यवहार ये कर रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो पृष्ठ तनाव को अगर हम लोग थ्योरेटिकल बात करें तो क्या है कि द्रव की सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल जो है हमारा क्या कहलाएगा, पृष्ठ तनाव कहलाएगा। F/L है ये, बताइए, इसको L कर लीजिएगा आप, ठीक है, L कर लीजिए। इसको यूनिट होगी क्या होगी, न्यूटन पर मीटर। ठीक, मतलब क्या है कि द्रव की सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, जैसे मान लीजिए हमारा ये द्रव भरा हुआ है, ठीक, ये इसकी एकांक लंबाई मान लिया ये 1 मीटर लंबाई है इसकी, इसको दूसरे कलर से कर लेता हूँ, ये इसकी 1 मीटर लंबाई है। ठीक, इस पे जो बल लग रहा है ये क्या है, F/L। ठीक, ये हमारा क्या है, पृष्ठ तनाव है, जिसको हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक बेटा, अब देखिए इसका SI मात्रा क्या है, न्यूटन मीटर हो गया, और जो इसका विमी सूत्र है क्या है, mL/0 T⁻⁻2। ये क्या है, इसका ये मात्रक हो गया और ये इसकी विमी सूत्र हो गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे समझते हैं हम लोग। आपको पता है क्या कि जो हमारा जल है, मान लिया ये आपका बर्तन हो गया, ये क्या हमारा बर्तन है, ठीक, इसमें कई सारे अणु बने हुए हैं, लेकिन ये आपको समझ में आ जाए इसलिए इस प्रकार से है ये। देखिए पहले तो ये समझिए 10⁻⁹ मीटर क्या है, ये आपका क्या था, मॉलिक्यूलर रेंज थी, याद आया, रेंज है ना। अगर इससे कम होगा तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट ही नहीं करेगा एक दूसरे को। ठीक है, तो देखिए जो आपका ये वाला पॉइंट है ए, ये क्या है, ये इतनी बिंदु तक जितने भी इसके अणु होंगे इनको ये कवर करेगा, आकर्षित कर लेगा। ठीक, सेम क्या होगा, ये पूरे पूरे आपस में कर रहे होंगे एक दूसरे को, परंतु अगर हम लोग ऊपर आते हैं तो क्या होगा कि जो इसकी सतह के पास के अणु होंगे, ठीक, ये वाला, जैसे कि आपका जो डी वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है, देखिए ए बी में क्या है, बी में ये पूरा एक दूसरे को, मतलब ये चारों तरफ फैला हुआ है आराम से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सी वाले में क्या है, ये थोड़ा ऊपर है, इस वजह से नीचे की तरफ बल ज़्यादा लग रहा है इसमें, ठीक है,
मतलब जो इसका टेंशन है वो क्या, नीचे की तरफ ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ कम लग रहा है। परंतु अगर हम लोग डी में आ जाएंगे तो ऊपर कोई इसके बल ही नहीं लग रहा है, परंतु ये क्या है, ये नीचे की तरफ ज़्यादा बल लग रहा है। ठीक, इसी वजह से क्या होगा, ये यहाँ पे सरफ तना हुआ प्रतीत होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक, ये देखिए यहाँ, ये देखिए ये क्या है, ये जो ऊपरी सतह है मान लिया, ये इसमें जो अणु है हमारा, ये क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, तो क्या होगा, एक ये तनी हुई झिल्ली की भांति कार्य करेगा। क्या लगेगा कि एक झिल्ली है यहाँ पे। ठीक, और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, सरफेस टेंशन बोलते थे। आपको इस डायग्राम को बनाना है, इसको बनाना है आपको। ठीक, अब इसी में क्या होती है, एक आपकी सरफेस एनर्जी होती है। ये क्या है, देखिए कि पृष्ठ तनाव के कारण किसी द्रव की सतह सदैव न्यूनतम क्षेत्रफल को प्राप्त करने का प्रयास करती है। और क्या होगा, इसलिए द्रव की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए कार्य करना पड़ता है। यह कार्य द्रव की सतह पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थित होता है। अतः स्थितिज ऊर्जा को ही हम क्या बोलेंगे, द्रव की पृष्ठ एनर्जी बोलते हैं। देखिए सरफेस एनर्जी क्या है, आपको पता है कि जो हमारी कोई भी द्रव है वो क्या करेगा, न्यूनतम क्षेत्रफल को ग्रहण करने का प्रयास करेगा, और उस क्षेत्रफल को हम लोग बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कोई कार्य करते हैं। इसी कार्य को क्या बोलेंगे, सरफेस एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, ये देखिए ये आपका द्रव है, ये क्या न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने का प्रयास कर रहा है। ठीक, फिर देखिए इसके बाद है आपका कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोल दिया जाए, कॉन्टैक्ट एंगल, दोनों एक ही चीज़ है। स्पर्श कोण क्या होता है कि मान लिया, ये देखिए ये दो आपके बर्तन है, या पीकर बोल दिया इनको। ठीक, इसमें आपका द्रव भरा हुआ है, ये आपका द्रव भरा हुआ है, इसमें भी मान लिया द्रव भरा हुआ है। ठीक, तो ये देखिए ये जो द्रव है आपका, ये द्रव इस बर्तन की दीवार को टच कर रहा है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये जो टच कर रहा है यहाँ पे मतलब ये कांटेक्ट कर रहा है, तो यहीं पे जो एंगल होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांटेक्ट एंगल बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है थ्योरी, कि दो स्पर्श रेखाओं के मध्य द्रव के भीतर बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, स्पर्श कोण कहते हैं। स्पर्श कोण का मान ठोस तथा द्रव के युग्म पर निर्भर करता है। ये देखिए जल व कांच के मध्य स्पर्श कोण का मान क्या होता है, 8 डिग्री होता है। पानी तथा कांच के मध्य स्पर्श कोण का मान क्या होता है, 135 डिग्री होता है। कि यहाँ से देखिए ये, इसी वजह से क्या होता है, जो है ये उत्तल की भांति इसका शेप हो जाता है, और इसका अवतल लेंस की भांति इसका शेप हो जाता है। ठीक है, जो जल और कांच है इसका स्पर्श कोण कितना था, ये थीटा जो था ये 8 डिग्री था। ठीक, और जो हमारा ये था पारा था, इसके मध्य क्या था, ये 135 डिग्री था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, और ये डायग्राम बनाइएगा। देखिए अगर ऐसे हम लोग खींचें तो ये 8 डिग्री हो रहा है यहाँ से। ठीक, और जो ये है यहाँ से कितना जा रहा है, ये 135 जा रहा है। तो ये आपका क्या है, स्पर्श कोण हो गया। ये देखिए इसी वजह से क्या है, जो हमारा पानी होता है ये कैसा लगेगा, कॉनकेव, और जो पारा होगा वो क्या बनेगा, कॉन्वेक्स बनाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इधर काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, काफ़ी व्यस्तता के कारण, तो इसके लिए जो है मैं माफ़ी चाहूँगा। और यदि आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका ये जो फैब है इसी में आपका जो बचा हुआ टॉपिक है 6 और 7 चैप्टर का, ये कवर कराने की मैं कोशिश करूँ। धन्यवाद।